डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा फूड खाते हैं हमारे दैनिक जीवन के अंदर, बाहर का किसी प्रकार का तला भुना खाना नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ऐसा क्यों होता है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, जबकि हम लोग वो सारी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं जो हमें करनी चाहिए। तो इस बारे में थोड़ा-सा स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। ऐसा होता है हम लोग जैसे जो घर पे हम जो खाना खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी मिलावट होती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हम एक तरबूज से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला भाई फ्रूट डाइट को आपने कंसल्ट करना है कि डीआईपी डाइट को फॉलो करो कि जिसमें हम बोलते हैं कि अपनी बॉडी का 1% आप फ्रूट खाएंगे 11 से 1 के बीच में। तो फ्रूट में मैंने देखा यूजुअली या तो लोग पपीता को या वाटरमेलन को, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको यूज़ करना पसंद करते हैं। तो वाटरमेलन में देखेंगे तो अब हमें जो अच्छा वाटरमेलन है वो नहीं मिल रहा, सच एज हमें इंजेक्शन वाला मिल रहा है। क्या हमें पता है इंजेक्शन वाला वाटरमेलन कैसा होता है? इंजेक्शन वाला जो वाटरमेलन होगा वो जब आप उसे काटोगे, काट के देखोगे तो अंदर से वो उसमें एक लेयर दिखाई देगी जो सेपरेट करती होगी एक दूसरे को अलग से। उसमें वो अलग से हवा सी भरी हुई होगी। तो वो वाटरमेलन आपके लिए था ही नहीं, क्योंकि इंजेक्शन में जो केमिकल था वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, ऐसे ही वाटरमेलन जो नेचुरल होगा वो नीचे से उसकी जो लेयर है कहीं एक जगह पे वो या तो येलोइश होगा या वाइटिश होगा। अगर वो कलर वहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब वो इंजेक्टेड है। ठीक है, कोई भी जो नेचुरल वाटरमेलन होगा उसके अंदर जो टेस्ट होगा वो अलग होगा और वो ज़्यादा मीठा नहीं होगा। जैसे सक्रीन का जो बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत से तरबूज वाले आपको कहेंगे काट के मैं दिखाता हूँ एकदम ओरिजिनल है, देखो कितना मीठा है, उसमें सक्रीन का इंजेक्शन लगा होता है, कलर का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, उससे वो उसका साइज़ बढ़ा देते हैं और जो उसमें इंजेक्शंस लगते हैं उसमें साइज़ बढ़ जाता है। वो इंजेक्शन कहीं ना कहीं हमारे को उल्टा नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। कैसे पता लगता है? कई बार हम जैसे कोई जूस पीने के बाद में हमारा मुंह सूखने लग जाता है। क्यों? उसके अंदर जो केमिकल होता है उस केमिकल की वजह से ऐसा होता है, बल्कि होना नहीं चाहिए जबकि ऐसा। होना नहीं चाहिए ऐसा। हम्म। सेम विद द मिल्क। भाई आप दूध पी रहे हो, है तो अच्छी चीज़, लोग कहते हैं दूध बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इतने दूध की पूर्ति होगी कहाँ से? क्योंकि या तो आप देखेंगे कोई भी डेयरी का जो दूध आता है वो रात को 2 या 3 बजे आता है। वो जाहिर है एक दिन पहले पैक हुआ होगा, 2 या 3 बजे वहाँ के पड़ा, 4-5 बजे तक वो दुकानों पे पहुँचा, 7-8 बजे तक वही दूध रात तक बिक रहा होता है। उसमें 3 दिन की एक्सपायरी होती है। आप अपने घर में दूध निकाल के देखो, वो 3 दिन चलेगा ही नहीं, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसका मतलब वो भी दूध नहीं है, उसमें भी कोई ना कोई केमिकल पड़ा हुआ है। जैसे कॉस्टिक सोडा और ये जैसे सब। कास्टिक सोडा डाल दिया, यूरिया डाल दिया, हाँ हाँ। अर्जुमन डाल दिया। हम्म। तो इन चीज़ों को डाल करके सिंथेटिक दूध तैयार करते थे ये लोग। वो हम पी रहे होते हैं। या फिर बहुत से कहते हैं नहीं हम तो भैंस का दूध मंगाते हैं। अरे भाई वो जो ग्वाला है या जो जिसने भैंस पाली है वो बगैर इंजेक्शन के दूध निकाल ही नहीं सकता, उसे ज़्यादा दूध चाहिए। तो कई बार तो उस दूध में महक तक भी आती है और हम उसे पी रहे होते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे हैं ना। हम्म। तो उस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना है? उस तरह के दूध को भी बंद करना है। लेकिन अब हम ये जाने कैसे कि भाई ये दूध सही है, यही ये दूध समस्या है। सही नहीं है? ये हाँ। सबसे बड़ी समस्या है। हम्म। एक आदमी ने मुझसे ऐसे ही कहा था कि भाई मैं सब कुछ बढ़िया खा रहा हूँ और मैं बीमार, मेरे को कैंसर कैसे हो गया? कैंसर की यही वजह है, कैंसर की तो यही वजह ना। अब जाने अनजाने आप रेंटेक पेंडी ले रहे हो, जेंटेक ले रहे हो, कैंसर तो आपने इन्वाइटेड कर लिया ना। हाँ, वो तो है ही बात। एनएस में कैंसर तो होगा ना, क्योंकि हाँ, वो हाँ। पहले अल्सर डेवलप करेगा, बाद में कैंसर हो जाएगा उसी से। हाँ 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 हाँ। तो बहुत सारी जो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी दवाई आपको परेशान कर रही है, कुछ लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन हाँ। कुछ लिमिट के बाद में, कुछ डेज के बाद में उसको बंद कर दो। इसलिए ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेनी है आपको। क्या करना है कि जो हमारी जितनी भी जो दवाइयाँ हैं उनसे बच के रहो। साथ ही हमें जो खाने के लिए, जैसे हम खाने में ले रहे हैं, जैसे गेहूँ ले रहे हैं, तो गेहूँ के अंदर भी फास्फेट, यूरिया, डाई लगाई जाती है, हाँ। उसी से बनता है। चावल की ब्रीड आ गई है, साठा ब्रीड आ गई है, जो वो चावल पहले 3 से 4 महीने यानी 120 दिन में पहले तैयार होता था, अब 60 दिन में तैयार हो जाता है। तो उसमें भी तो डाई यूरिया लगाया जा रहा है ना भरपूर मात्रा में, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम चावल खाने के लिए मना करते हैं। भाई चावल को कम से कम यूज़ करो। और आपने बताया उसका इंडेक्स भी उसका ज़्यादा ग्लाइको है। इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ग्लाइको इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से मैं ये नहीं कर सकता कि हमें चावल कम खाना है। सेम विद गेहूँ। गेहूँ के अंदर गेहूँ का ग्लाइको इंडेक्स फिर भी काफ़ी सही है, 60-70 के बीच में आता है, तो वो फिर भी सही है। लेकिन चावल का तो 360 प्लस जाता है। तो इसलिए चावल को कम यूज़ करना चाहिए, गेहूँ को भी कम, उसकी जगह में मिलेट्स का यूज़ करना चाहिए। मोटा अनाज, कोर्स फीड। तो कोर्स ग्रेन में जैसे हमारा ज्वार है, बाजरा है, रागी है, चोलम है और कोडू है, कुटकी है, इनका यूज़ करो। तो इसे खाने से बॉडी बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, लेकिन और कई बार हमारे पकाने के तरीके भी गलत होते हैं। जैसे रोटी को हम सेकते नहीं हैं, रोटी को हम जला रहे होते हैं। क्योंकि देखा होगा रोटी ली और तुरंत गैस के उस पर डाल दी, गैस अभी पर। गैस पे डाल दी, तो गैस पे डालने से भी वो बेकार हो जाती है।
हाँ ठीक है ना, गैस पे डालने से बेकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस से वो जल जाती है लेकिन वो सिकती नहीं है। तो हमें रोटी सेक के खानी चाहिए, ना कि जला के। कुछ लोग एल्युमिनियम के कुकर में खाना खा रहे होते हैं, एल्युमिनियम इज स्लो पॉइजन, सबको पता है। तो हमें एल्युमिनियम का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, हाँ लेकिन लोग मजबूरी जाने अनजाने कर ही रहे हैं। तो घर में बनाया हुआ खाना भी कई बार हमारे लिए नुकसानदायक होता है। जैसे हम सॉस खा रहे होते हैं घर में, तो सॉस अगर हम खा रहे हैं तो सॉस में क्या होता है कि जैसे हमने सॉस ली तो सॉस 6 महीने पुरानी होती है, या हमने कोई और पैक्ड रसना या कोई चीज़ हमने जैसे लेट्स सपोज कोई भी हमने लिया, जो पैक टेट्रा पैक में कोई भी आइटम आई है, उस टेट्रा पैक वाली आइटम को अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम नुकसान ले रहे हैं। कैसे कि वो 5-6 महीने पुरानी है, कई बार तो 1-1 साल पुरानी हो जाती है, डेट नियर अबाउट टू एक्सपायर आ जाता है। हाँ तो उन चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए। तो उन चीज़ों का हम सेवन कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे होते हैं। कुछ हमारा लाइफ स्टाइल ऐसे होता है, जैसे हमने बोला कि भाई सुबह 5 बजे उठना चाहिए। क्यों? 7 बजे से पहले नहाना हो चुका होना चाहिए। अब 7 बजे से पहले अगर आपका नहाना नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम परेशान है ना, क्योंकि 7 बजे से पहले अगर आप नहाओगे तो आपको भूख लग जाएगी अच्छी। और 7 से 9 में हमें सुबह 7 से 9 में खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि 7 से 9 हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम होता है। और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका जो टाइम होता है हमारा स्प्लीन का टाइम होता है, इन तिल्ली का काम होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी बॉडी ने, जो लीवर ने बनाया था, इकट्ठा किया था रात भर में, वो उसके ऊपर छोड़ देती है स्टमक के ऊपर, जिससे कि वो ये बॉडी ये मान के चलता है कि 7 से 9 में जो खाना खाया है मुझे 9 से 11 में वो और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो और जो लोग 11 बजे के बाद अपना ब्रेकफास्ट करते हैं उनको ये एसिड की प्रॉब्लम रहेगी, कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। जो आदमी 7 बजे से पहले फ्लश नहीं करेगा उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो कुछ हमारा लाइफ स्टाइल भी हमारे लिए जिम्मेदार है। जो आदमी रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की नींद पूरी नहीं करेगा वो बीमार रहेगा ही रहेगा। क्यों? जो हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम है हमने उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमने उसके टाइम में कटौती की है। तो हमारा बॉडी जब डिटॉक्सीफाई नहीं होगा तो हमारे को परेशानी होगी ही होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस टाइम उठना है, किस टाइम जागना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम फ्रूट खाने हैं, किस टाइम जूसेस पीने हैं, किस टाइम पानी पीना है ज़्यादा, तभी हम जाके स्वस्थ रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप घर में अपना सही खाना खा रहे हो तो आप अमर हो गए। आपको अगर अमर होना है तो आपको लाइफ स्टाइल भी अच्छी करनी पड़ेगी, तभी आप सही हो पाएंगे। समझ गए? ओके सर। तो हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सही। बिल्कुल ठीक। ओके सर, थैंक यू।